चलो भाई शांत हो जाओ। कहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे बच्चे? क्लास पीछे शुरू हो गई है ना? एलईडी पे क्लास दिख रही है? चलो किस टाइप तक हम लोग पहुंच गए थे? जेएसएम। तो जेएसएम बच्चे कल हमने बहुत मेहनत करके समझाया था। आप सभी को बात समझ में आई थी? जेएसएम, एमएसएम और एसएसएम, जिसमें आप मॉडरेट वैल्यू को, जूनियर वैल्यू को या किसी सीनियर वैल्यू को, किसी को भी रेफरेंस ले सकते हैं एज ओ विश। जेएसएम में यहां तक कर लिया था, यहां से करना है। चलो तो अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। ये क्वेश्चन हमने शायद आपको होमवर्क दिया था क्या? अच्छा, तो इसका जवाब आप लोग लगा ले। नहीं आया? चलो जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए उनको बताते हैं। एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अगर 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाते? कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाते, ये आपको ध्यान रखना है। कितने प्रतिशत छात्र छात्रवृत्ति नहीं पाते? देखो भाई, बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या, बॉयज और गर्ल्स की संख्या 3:2 में है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति पाते हैं। देखो 20% लड़के और 25% लड़कियां हैं जो छात्रवृत्ति पाते हैं, तो कितने ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते? कितने ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते? तो देखो ये पाने वाले लोग हैं और हमको बताना है कितने नहीं पाते। तो 20% ये जो पाते हैं, 25% ये जो पाते हैं, तो पहले ये निकाल लो कि कुल एग्रीगेट कितना पाते हैं, कुल कितना पाते हैं। तो देखो भाई, बॉयज 30%, ये 25%, इसका मतलब 20% तो सब पाते हैं, 20% तो सब पा रहे हैं। कितना अधिक है ये? 5%। कितने लोग? 2। तो 5 दूना, ये जो अधिक है ये तो सब में बटेगा, तो कितने लोगों में बटेगा? 5 मेंबर्स में बटेगा, तो 2% आएगा। इसका मतलब कि ये जो 22% आया, इसका मतलब कि ये जो 22% आया, ये वो लोग हैं जो छात्रवृत्ति पाते हैं। और विद्यार्थी होते कितना है? 100%। जिसमें 22% लोग छात्रवृत्ति पाते हैं, तो कितने % लोग नहीं पाते? 78% लोग क्या करते हैं? नहीं पाते। बात समझ आ रही है ना? 78% लोग ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते। या तो बच्चे तुम ऐसे कर लो, या तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, बॉयज एंड गर्ल्स ऐसे भी कर सकते थे कि बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात 2 है। ये तो हमको दिया हुआ है कि 20% 25% पाते हैं, तो अगर 20% लड़के पाते हैं, इसका मतलब 80% लड़के नहीं पाते हैं। 25% लड़कियां पाती हैं, इसका मतलब 75% लड़कियां नहीं पाती हैं। हम नहीं पाने वाले की तरफ चले गए। तो कुल कितने नहीं पाते? तो यार देखो 75% तो ऐसे हैं जो नहीं पाते, लेकिन ये कितना अधिक है? 3। इसका मतलब 15% अधिक है, जो किस में बटेगा?
तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? तो 75 और 3 78, डायरेक्ट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? तो आप जेएसएम का इस्तेमाल इस प्रकार कर सकते हैं, डायरेक्ट कितने पाते हैं निकाल के 100 में से घटा लो, या डायरेक्ट कितने नहीं पाते हैं ये भी आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों काम कर सकते थे एज यू विश, ठीक है ना। देखो ये सवाल ना लगने के लिए तो एलिगेशन से भी लग रहा है, लेकिन अब ये है कि एलिगेशन आप सब नहीं पढ़े हो अभी, और जब एलिगेशन नहीं पढ़े हो तो एलिगेशन लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं लगा दूंगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, बट घबराइएगा नहीं, आगे जब हम एलिगेशन पढ़ेंगे ना तो इस तरह के सवाल वहां भी आपको मिलेंगे। तो जब वहां पढ़ लेंगे, मतलब हमारा कंसर्न है जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे ना तो पीछे की चीजें और भी स्ट्रांग होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें आगे और भी ऐसे थॉट्स मिलेंगे, तो लगेगा यार कि हम पीछे वाले इन सवालों को ऐसे भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे आप। इसलिए जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर उसी पर फोकस्ड होकर पढ़ रहे हैं, ताकि उसकी समझ अच्छी हो जाए, फिर आगे उसकी समझ अच्छी हो, फिर उसके आगे अगले टॉपिक की समझ अच्छी हो। फिर जब ये सारी चीज़ें आपके पास होती है ना तो आप मल्टीपल फॉर्म्स में काम करने लगते हैं, फिर एक ही सवाल को और भी प्रकार से डील करना शुरू कर देते हैं। तो ये एलिगेशन से भी लग रहा है, बल्कि आपको अगर नोट कर रहे हो तो लिख कर लेना। इसमें एक तरीका और लिख लेना, हेल्प ऑफ द एलिगेशन। जब एलिगेशन पढ़ेंगे ना तो उसके बाद रिवीजन के टाइम्स पे आप इस पे एलिगेशन लगाना, ठीक है ना। अभी एलिगेशन पढ़े नहीं है तो उसको बताते नहीं है, हाँ, बल्कि लिखना चाहो तो एक सोल्यूशन, एक नया सोल्यूशन ऐसे लिख करके लिख सकते हो यहाँ पे, हेल्प ऑफ द एलिगेशन, हेल्प ऑफ द एलिगेशन। ये एलिगेशन से भी लग जाएगा, लेकिन अभी एलिगेशन पढ़े नहीं है तो लगा नहीं रहे, क्योंकि समझ में आएगा नहीं आपको। और जब एलिगेशन पढ़ लोगे और आप इसको लिखे रहोगे, रिविजन्स में आओगे तो देखोगे यार ये तो एलिगेशन लग रहा है। अब एलिगेशन आपको पता है तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखो, इसको ट्राई करोगे क्या आप लोग? ट्राई करो, चलो फटाफट पेन पेपर निकालो और जल्दी से बताओ कैसे लगेगा ये। हर एक बच्चा बताएगा। सॉल्व करो। मैडम आप बहुत लंबा लंबा गैप कर रहे हैं। बी ऑप्शन की डी 75। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कितने बच्चों का है? बस 2 4 5। देखो बच्चे, आओ मैं बताता हूं। एक कॉलोनी में ABC 3 वर्ग के लोग रहते हैं। एक कॉलोनी है उसमें ABC 3 वर्ग के लोग हैं, जिनकी जनसंख्या का अनुपात 9:8:3। जनसंख्या का अनुपात 9:8 और 3। वर्ग ए में 80% लोग शिक्षित हैं। वर्ग ए में 80% लोग शिक्षित हैं और वर्ग बी में 40% लोग अशिक्षित हैं और वर्ग सी में 100% लोग शिक्षित हैं। तो कॉलोनी में कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं? हाँ, तो हमको किसके बारे में बताना है? शिक्षित के बारे में बताना है, ठीक है ना। अशिक्षित नहीं, शिक्षित के बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं भैया कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं। कह रहा है कुल कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं। तो ए में कितने लोग हैं? 80%। अच्छा, बी में 40% लोग क्या हैं? अशिक्षित। तो शिक्षित कितने हैं? और वर्ग सी में 100% लोग हो गए शिक्षित। अब पूछा कुल कितने हैं, एग्रीगेट कंपाइल वैल्यू पूछ रहा है, तो किसी न किसी एक को रेफरेंस लेना पड़ेगा। किसको रेफरेंस ले लें बताओ?
60 को नहीं लेंगे यार, कैसी बात कर रहे हो। बार बार मैं कह रहा हूं मॉडरेट को ले लो, हालांकि 60 को ले लोगे तब भी काम बन जाएगा, लेकिन 80 को लो, मॉडरेट वैल्यू को लेते हैं। 80% लोग शिक्षित हैं, तो इसका मतलब सभी को 80% होना पड़ेगा। आए? मैडम ये 40% अशिक्षित है, और हमको क्या लेना है? शिक्षित। अशिक्षित कितने होंगे? 60। तो हमने मान लिया कि पूरा का पूरा क्या हो गया? 80%। अब रेफरेंस बच्चे 80% ले लिया तो सबको 80 बनना पड़ेगा। अब सबके सब 80 नहीं है तो हमको बैलेंस करना है। तो देखो ये 80 है, लेकिन ये 80 से क्या है? कम है। कितना परसेंट? 20। और 8 लोग, मतलब 160% की कमी हो गई। ये कितना अधिक है? लेकिन 3, तो ये 60% की अधिकता। अब इनको 160 चाहिए, लेकिन व्यवस्था खाली 60 का हो पा रहा है, तो इनको हम 60 का हेल्प तो कर देंगे, लेकिन अभी भी 100% की कमी रह जाएगी। अब इस कमी को पूर्ति करने के लिए कोई चौथा व्यक्ति तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? फिर इन सब में बांटेंगे। 9 8 9 8 17 3 17 3 20। अब इसको कट करेंगे बच्चे, 20 पंजे, ये 5%, तो 100 में से 5 निकल जाएगा, 75%। तो कुल कितने परसेंट लोग शिक्षित निकले? 75% लोग निकले हमारे पास शिक्षित। समझे कि नहीं समझे? बड़े आराम से लगा लिया। हाँ, आप जूनियर वैल्यू को भी मान सकते थे, आप सीनियर वैल्यू को, आपकी मर्जी है, आप जिसको चाहो उसको मान लो। मैंने आपसे तो कहा ही है कि मैं मॉडरेट को लेके लगा रहा हूं। अब घर जाके आप उसको जूनियर वैल्यू को लेके लगा के देखो, खुद से देखो, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? चलो, तो ये रहा भाई हमारा सवाल। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चे, चले ना? नेक्स्ट ये देखो, ये जो अगला सवाल है बाबू, ये भी हमारा किसका है? जेएसएम का। ठीक है ना? लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा टेक्निकलिटीज बोलने का प्रयास किया, थोड़ा घुमाने का प्रयास किया है। तो अर्थमेटिक मैथ्स मैंने आपको पहले से ही बोल रखा है कि अर्थमेटिक मैथ्स लैंग्वेज का गेम खेलता है, भाषा का। तो भाषा की समझ अच्छी होनी चाहिए, और वो कब आएगी? जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, तो थोड़ी समझ भी अच्छी विकसित होगी। अब इसमें कह रहा है कि एक कंपनी में 850 कर्मचारी हैं। कोई कंपनी है उसमें 850 क्या है? कर्मचारी हैं, जिसमें 69% पुरुष कर्मचारी कंप्यूटर जानते हैं। अब इसमें 69% कर्मचारी कंप्यूटर जानते हैं, 69% कर्मचारी कंप्यूटर जानते हैं, कुल 29% कर्मचारी कंप्यूटर नहीं जानते। अगर पुरुष कर्मचारियों की संख्या 170 अधिक है महिला कर्मचारी से, तो ज्ञात करें कितने प्रतिशत महिलाएं कंप्यूटर जानती हैं। देखो भाई, अगर पुरुष कर्मचारी की संख्या 170 अधिक है महिला कर्मचारी से, अच्छा कुल कर्मचारी कितने हैं? इसमें महिला और पुरुष है, लेकिन महिला पुरुष इस प्रकार है कि पुरुष कर्मचारी की संख्या 170 अधिक है किससे? महिला कर्मचारी से। पुरुष कर्मचारियों की संख्या 170 अधिक है किससे? महिला कर्मचारी से। तो देखो भैया, इसे काट दो, 17 पचे 1/, यानी कुल जनसंख्या अगर 5 है तो इसमें पुरुष महिला इस प्रकार है कि पुरुष की संख्या जो है महिला कर्मचारी से 170 क्या है? अधिक है। मतलब कितना अधिक है? 1। तो आओ पहले मेल फीमेल को बांट लेते हैं। तो 5 है कुल संख्या, उसमें पुरुष महिला से 1 क्या है? ज्यादा। तो एक काम करेंगे कि हम पुरुष को 1 ज्यादा बना देंगे और महिला को बिल्कुल नहीं देंगे, तो पुरुष 1 ज्यादा हो गया। लेकिन दिया किस में से? मैंने इस 5 में से तो दिया है। अब मेरे पास कितना बचा? 4।
अब 4 को मैं कैसे बांटूं कि पुरुष हमेशा एक ज्यादा रहे, बराबर बराबर। एक बार गैप मेंटेन करने के बाद जो भी बांटना है बराबर बराबर बांटना है। अब 4 में से 2 इनको दे दो और 2, तो देखो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया ना। देखो पुरुष महिला से एक ज्यादा है कि नहीं? पुरुष महिला से एक ज्यादा है। और सम कितना आएगा? 5, क्योंकि कुल संख्या कितनी है? 5। अब ऐसे समझो कि मानो भैया कि हमारे पास 5 टॉफी है और वो 5 टॉफी हम अपने और देवी के बीच में बांटना है। देवी कह रही है कि सर हमको एक टॉफी आपसे ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, आपसे हमें एक टॉफी ज्यादा चाहिए, मंजूर है तो बताइए वरना हम निकलते हैं। हमने कहा ठीक है मैडम नाराज मत होइए। 5 टॉफी में से इन्होंने कहा हमको एक ज्यादा चाहिए आपसे, तो मैंने कहा किया ना, एक निकाला और इनको दे दिया। और मैं अपने लिया? मैं अपने नहीं लिया, तो ये एक ज्यादा हो गए ना। मेरे पास 0 है, इनके पास 1 हो गया, तो एक ज्यादा हो गए ना। अब कितना है? अब कैसे मैं बांटूं इस 4 को कि ये हमेशा एक ज्यादा रहे? अब बराबर बराबर बांटना पड़ेगा हमको। अब इसको देख के अगर हमको नहीं दिए तो फिर गैप 1 से बढ़ के 2 हो सकता है। तो अब जो भी बांटो बराबर बराबर बांटो, ये गैप हमेशा 1 का बना रहेगा। तो इस 4 में से 2 इनको दिया, 2 में ले लिया, तो ये 3 हम 2। समझ में आ रहा है? तो वही 5 में से पुरुष एक ज्यादा था महिला से, तो मैंने पुरुष को 1 दे दिया, महिला को नहीं। एक गैप हो गया। अब 5 में से 1 खत्म हो चुका है, 4 बचा, बराबर बांट दिया, तो पुरुष 3 महिला 2। कह रहा है कि 69% पुरुष कर्मचारी कंप्यूटर जानते हैं। ये जो पुरुष कर्मचारी हैं वो 69% कंप्यूटर जान रहे हैं। कुल 29% कर्मचारी कंप्यूटर नहीं जानते। अगर पुरुष कर्मचारी की संख्या 170 अधिक है महिला से, तो ज्ञात करें कितने प्रतिशत महिलाएं कंप्यूटर जानती हैं। कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो कंप्यूटर जानती हैं? अच्छा, हमको कंप्यूटर जानने वाले से मतलब है। और कह रहा है कि कुल 29% कर्मचारी कंप्यूटर नहीं जानते, यानी सारे कर्मचारियों में 29% लोग नहीं जानते। इसका मतलब कुल कर्मचारी का 71% लोग कंप्यूटर जानते हैं। और हमको 71% से मतलब है क्योंकि हमको उनसे मतलब है जो कंप्यूटर जानते हैं। समझ रहे ना? तो कुल कितने परसेंट लोग कर्मचारी हैं जो कंप्यूटर जानते हैं? 71% लोग कंप्यूटर जानते हैं। और ये तब माना जाएगा जब 71% पुरुष भी जाने और 71% महिला भी जाने, तब ना ओवरऑल रिजल्ट 71 होगा। लेकिन यार पुरुष तो गड़बड़ हो गए, पुरुष तो 69 पे रुक गए, तो महिलाओं को सब कवर करना पड़ेगा। तो महिलाएं 71% तो कंप्यूटर जानने वाली बननी ही बनना है। बाकी जो पुरुष कम रह गए उनको पूरा करना है। कितने कम रह गए? 2%। कितने लोग? तो 6% की कमी रह गई। तो इस 6% को कमी करेगी कौन? महिलाएं। लेकिन एक महिला नहीं है जो अकेले ही 6% करेगी। कितनी महिलाएं हैं? 2 महिलाएं हैं। तो एक महिला कितना % कवर करेगी? भाई महिलाओं को 6 कवर करना है, लेकिन एक महिला होती तो पूरा पूरा 6 करती। लेकिन 2 महिलाओं को मिलकर ना 6 करना है, तो एक महिला कितना करेगी? 3। तो 71 और 3 74। तो 74% महिलाएं कंप्यूटर फ्रेंडली हैं, कंप्यूटर जानती हैं। समझ गए ना? तो ये एक थोड़ा सा ठीक सवाल था, क्योंकि थोड़ा सा इसमें शब्दों में खेल खेलने का प्रयास किया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने भाषा को समझना है आराम से, वही कंसेप्ट है, वही सवाल है, वही सब कुछ है। बस आपको थोड़ा टेकल करने आना चाहिए, भाषा को समझना, क्या बोला है, कैसे स्टेप्स लेना है, तो ये चीज आपको बस पता होना चाहिए। बाकी तो सवाल बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो पहले आपने किया जेएसएम का ना। कंसेप्ट्स नहीं बदलता बच्चे, सिर्फ भाषा और डेटा परोसने का तरीका बदलता है। तो ये सारे के सारे सवाल रहे हमारे आपके जेएसएम के। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। बताइए, चला जाए नेक्स्ट टाइप पे चले। तो ये हमारा जेएसएम था। उम्मीद करते हैं जेएसएम पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 सवाल रखे हैं और जेएसएम का कंसेप्ट भी अच्छे से समझाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जेएसएम को बढ़िया समझे होंगे। घर पे थोड़ा रिवाइज मारिएगा, चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। अब अगला टाइप में हम आ गए टाइप 10। लिख लो बेस्ड ऑन टेक्स्ट।
टाइप 10 बेस्ड ऑन टैक्स। अब देखो हमने टैक्स को इंपॉर्टेंट तो बोल दिया, लेकिन ध्यान रखना ये टैक्स के सवाल ओनली फॉर मेंस, ये प्री में बच्चे नहीं दिखेंगे आपको। सिर्फ और सिर्फ कहां आते हैं? मेंस में आते हैं। प्री में कतई और कभी भी नहीं दिखाई देंगे। तो आप लिख सकते हो टाइप में बेस्ड ऑन टैक्स ओनली फॉर मेंस, सिर्फ और सिर्फ मेंस में आएगा। प्री में नहीं दिखेगा आपको। और ये आज से नहीं है, ये 10 साल का रिकॉर्ड है। 10 साल हो गए ये सिर्फ प्री में आता है, सॉरी मेंस में आता है, प्री में कभी नहीं आता। हाँ, आज से 10 साल पहले कभी कभार अगर प्री में पूछा भी है तो बहुत बेसिक सवाल पूछा है। क्या पूछा है मैं आपको बता दूंगा। मान लेते हैं भूले भटके पूछेगा तो वही पूछेगा, हम तो अभी से पढ़ के रेडी हैं, ठीक है ना। उनका मन पूछे ना पूछे, लेकिन जो ट्रेंड है वो पिछले 10 सालों से ये अब सिर्फ मेंस में पूछता है। प्री में कतई और कभी नहीं पूछा, तो आगे भी नहीं पूछेगा। बट आप रेडी रहिए, आप सब पढ़ के जा रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है। तो टैक्स का सवाल क्या कहता है, आइए। सबसे पहली बात कि भैया देखो टैक्स जो होता है ना वो टोटल इनकम पे लगता है। जो हमारी टोटल इनकम है इस पे हमारा क्या लगेगा? टैक्स। जो हमारा टोटल इनकम है इस पे क्या लगेगा? टैक्स। और टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा तो हमें क्या मिलेगा? नेट इनकम। टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा तो हमें क्या मिलेगा? नेट इनकम। टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा तो हमें क्या मिलेगा? नेट इनकम मिलेगा। सही है। तो कुल आय, और कुल आय पे टैक्स लगा, तो कुल आय पे टैक्स लगा तो हमें क्या मिला? नेट इनकम मिला। सही है। टोटल इनकम का मतलब है ये कुल आय। टोटल इनकम का मतलब है कुल आय। टैक्स का मतलब है कर, और नेट इनकम का मतलब है शुद्ध आय। शुद्ध आय, शुद्ध आय, ठीक है ना। नेट इनकम मतलब शुद्ध आय। तो कुल इनकम जो है आपकी उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, और जो बच जाता है वो आपके पॉकेट में जाता है, जिसको नेट इनकम बोला जाता है, शुद्ध आय। मानो आपका कुल आय 100 है, टैक्स है 10 रुपया, तो नेट इनकम कितना है? नेट इनकम है 90। अब आपका नेट इनकम जो है टोटल इनकम से कितना कम है? उतना ही कम है जितना टैक्स ले लिया गया, ठीक है ना। तो नेट इनकम में जो कमी आई उसका अमाउंट किसके बराबर है? टैक्स के बराबर है। जैसे मानो ये जो गर्ल्स का रो है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम मान लेते हैं एज ए लाइक वी हैव टैक्स, और इधर के पोर्शन को मान लेते हैं नेट इनकम, उधर सॉरी टोटल इनकम, उधर के पोर्शन को मान लेते हैं नेट इनकम। मानो कि मैंने 10 पैकेट मिठाई के डब्बे दिए, और मान लो ये जो टैक्स इसको मान रहा है यही एक माध्यम है जिसके थ्रू ये उस साइड जा सकता है। मैं उस साइड ये मिठाई के डब्बे पहुंचाना चाहता हूँ, यही माध्यम है भाई। ट्रांजेक्शन्स बैंक से होते हैं, और बैंक से हमारा आधार लिंक है। गवर्नमेंट बहुत एक्टिव हो गई है, हर आपकी इनकम की जांच कर लेगी कि आप कितना इनकम कर रहे हो और गवर्नमेंट को पे कर रहे हो टैक्स की नहीं। हालांकि मोदी सरकार ने यही काम किया है कि जनता को कैसे लूटने का व्यवस्था बनाया जाए। अपने कितने फ्रॉड लोग बैठे हैं ये नहीं पता है। खैर उस पर जाएंगे नहीं क्योंकि बड़ा गंदा चीज़ है वो। मैडम हेलो हाय मैम, उठ जाओ मैडम, सुबह हो गई ना, शाम को सोएंगे। भैया यहाँ से 10 डब्बा मिठाई के पैकेट दे रहे हैं। अब 10 डब्बे मिठाई के पैकेट मैंने दिए और उधर पहुंचा 8 मानो, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि 2 डब्बा इनके द्वारा ले लिया गया। तो हम ये कहेंगे कि उधर कितना कम पहुंचा, उतना ही कम पहुंचा जितना आपने ले लिया। तो जितना टैक्स ले लिया गया नेट इनकम टोटल से उतना ही कम है। तो नेट इनकम टोटल से कितना कम है? उतना ही कम है जितना आपने ले लिया। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर हमारा ये टैक्स बढ़ता जाएगा तो हमारा नेट इनकम घटता जाएगा। इसका मतलब यहां पे एक रिलेशन हमको दिख रहा है, टैक्स और नेट इनकम में इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का रेशियो दिख रहा है बच्चे। टैक्स बढ़ेगा और अगर टैक्स घटेगा
तो नेट इनकम बढ़ेगा। जस्ट इनवर्स प्रोपोर्शनेट है। इनमें संबंध तो अपोजिट है, लेकिन धनराशि परिवर्तन क्या है, एक समान है। क्योंकि जितना टैक्स लिया गया है ये उतना ही कम है। अरे भाई, अगर ये 20 रुपया लेते तो ये 20 रुपया कम हो जाता, अगर ये 30 रुपया लेते तो ये 30 रुपया कम होता। तो आप कम उतना ही होंगे जितना इन्होंने ले लिया है। तो आप में कमी और इनके द्वारा ले लिया गया धन, ये क्या है, बराबर है। तो जितना टैक्स में कमी और जितना इसमें वृद्धि, ये क्या बराबर होगा, या जितना इसमें वृद्धि और इसमें कमी, ये धनराशि परिवर्तन क्या है, बराबर। इसका मतलब कि टैक्स और नेट इनकम का अमाउंट वेरिएशन सेम होता है। टैक्स और नेट इनकम का ध्यान देना, ए फॉर अमाउंट, अमाउंट वेरिएशन क्या होता है, सेम, बट परसेंट वेरिएशन अलग अलग। अगर परसेंटेज में हम चेक करेंगे तो वो अलग अलग है। रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स, उल्टा। लेकिन धनराशि परिवर्तन सेम। बहुत टेक्निकल चीज है, ध्यान रखना वरना गलत कर दोगे। मैं एक टेबल बना दे रहा हूं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। टोटल इनकम, टैक्स एंड देन नेट इनकम। मानो हमारा इनकम कितना है, 100, हमने टैक्स दिया 5%, तो ये क्या हो जाएगा, 95, नेट इनकम 95। हमारा इनकम 100 है, हमने टैक्स दिया मानो 10%, तो ये कितना हो जाएगा, 90। हमारा इनकम 100 है, मानो हमने टैक्स दिया कितना, 15%, तो कितना हो जाएगा, 85। हमारा टैक्स 100 है, मानो हमने टैक्स दिया 20%, तो कितना हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और एक लेवल के बाद हमारा टैक्स स्लैब जो होता है ना, वो नियत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि टैक्स बढ़ते बढ़ते 100% टैक्स हो जाएगा, जो कमाएंगे सब सरकार को दे देंगे, अपने पास कुछ नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमने यहां पे एक चीज देखा है, हमारा टैक्स रेट कितना बढ़ा, तो देखो हमारा नेट इनकम कितना घटा। ये टैक्स जितना बढ़ रहा है ये उतना ही घट रहा है। देखो अमाउंट वेरिएशन क्या है, सेम, लेकिन हाँ एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। परसेंटेज चेंज अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन धनराशि परिवर्तन सेम है। देखो ये फिर से 5 बढ़ा, तुम देखोगे ये फिर से 5 कम हो गया। देखो ये फिर से 5 बढ़ा, आप पाओगे फिर से 5 कम हो गया। तो टैक्स और नेट इनकम के अमाउंट वेरिएशन सेम है, बट अगर प्रतिशत परिवर्तन देखें अलग अलग। कैसे, देखो 10% से 5% से 10% कितना बढ़ा है, 5%, लेकिन ये 5% घटा नहीं है, क्योंकि 5% घटने का मतलब होता है 1/20, और ये कितना घटा है, ये 5 घटा है किससे, 95 से। काटोगे तो ये क्या आ रहा है, 1/19। 5% कम होने के लिए 1/20 आना चाहिए, और क्या आ रहा है, 1 मतलब 5% से ज्यादा वैल्यू आ रही है। इसका मतलब परसेंटेज वेरिएशन सेम नहीं है, बट अमाउंट वेरिएशन सेम होता है, ध्यान रखना। ये तो एक कंसेप्चुअल बात हमने बताई आपको। लेकिन एक फार्मूला भी होता है आपका टैक्स रेट परसेंट निकालने का, वो है नेट इनकम अपॉन नेट इनकम प्लस टैक्स इनटू 100। नेट इनकम प्लस टैक्स इनटू 100। इससे तुम्हारा तुरंत डायरेक्ट टैक्स रेट निकल जाएगा। तो अगर टैक्स रेट परसेंट निकालना है तो नेट इनकम अपॉन नेट इनकम प्लस टैक्स इनटू 100, शुद्ध आय अपॉन शुद्ध आय प्लस टैक्स मतलब कर इनटू 100, क्या निकलेगा, डायरेक्ट टैक्स रेट निकल जाएगा। ठीक है ना, लिख लिया मैडम, चलिए लिख लीजिए अब, ठीक है ना। अब क्या, आप छुपाने से क्या ही होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, हाँ, छापिए, सभी लोग लिख लीजिए, फिर सवाल पे आएंगे ना। कंसेप्ट है इसलिए आपको बोल रहा हूं, लिख लो, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको मेन चीज क्या समझनी है, यहाँ पे मेन चीज आपको समझनी है कि टैक्स और नेट इनकम जो है ना, इसमें अमाउंट्स में क्या होते हैं, सेम वेरिएशंस होता है, परसेंटेज वेरिएशंस अलग अलग होते हैं। ठीक है ना।
हाँ जी बच्चे, कर लिए? सारा नोट कर लिए? आगे बढ़े? एक लाइन लिखो नोट करके। नेट इनकम एवं टैक्स, नेट इनकम एवं टैक्स में धनराशि परिवर्तन एक समान होता है, में धनराशि परिवर्तन एक समान होता है, में धनराशि परिवर्तन एक समान होता है, धनराशि परिवर्तन एक समान होता है, लेकिन प्रतिशत परिवर्तन अलग अलग। धनराशि परिवर्तन एक समान होता है लेकिन प्रतिशत परिवर्तन अलग अलग होता है, प्रतिशत परिवर्तन अलग अलग होता है, प्रतिशत परिवर्तन अलग अलग होता है। ठीक है ना? परसेंटेज चेंज अलग अलग होता है। क्लियर है भैया? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो लिखो, अमाउंट वेरिएशन ऑफ टैक्स एंड नेट इनकम आर इक्वल, amount variation of tax and net income are equal। ठीक है ना? amount variation of tax and net income are equal but percent change are different in both case, and percent change are different in both case। ठीक है ना? चलो अब सवाल पे चलें, सीधे सीधे सवाल पे आएंगे, डायरेक्ट ध्यान देना। ये वो सवाल है, अगर गलती से भी अगर ये टैक्स के सवाल प्री में आ गए तो यही आएंगे। बहुत आसान सवाल है। कह रहा है यदि इनकम टैक्स की दर 17% से बढ़े, ध्यान देना, कौन सी दर? इनकम टैक्स की दर, रेट 17% से बढ़े और शुद्ध आय 3% से कम हो जाए, तो बताइए इनकम टैक्स का दर क्या होगा? अच्छा देखो, टैक्स रेट 17% बढ़ा है, जब टैक्स रेट बढ़ा है तो नेट इनकम क्या होगा? कम। देखो बोला ना, शुद्ध आय 3% से क्या हो गया? कम। तो जितना देखो परसेंटेज वेरिएशन अलग है, टैक्स की दर 17% से बढ़ रही है लेकिन शुद्ध आय 17% से कम नहीं हो रहा है, ये 3% से कम हो रहा है। तो टैक्स में और शुद्ध आय में परसेंटेज चेंज अलग अलग होगा, लेकिन अभी मैंने बताया कि अमाउंट वेरिएशन सेम होगा। तो जितना ये बढ़ा है उसकी जो वैल्यू आएगी, जितना ये घटा है इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम ही होगी। तो मान लेते हैं कि जो टैक्स था, टैक्स को हमने टैक्स ही मान लिया, तो ये 17% बढ़ा, तो इसका जो 17% आएगा, और नेट इनकम को नेट इनकम मान लो ये 3% घटा, तो इसका जो 3% आएगा उसकी जो अमाउंट वेरिएशन होगी वो क्या होगी? यही मैं आपको शुरू सिखा रहा हूँ, यही सीखना है, यही इसका मेन कंसेप्ट है। अब हमको टैक्स बताना है, तो देखो टैक्स अपॉन नेट इनकम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/17। भाई परसेंट से परसेंट तो खत्म हो जाएगा ना। तो टैक्स 3 है और नेट इनकम कितना है? 17। तो हमको बताना है टैक्स रेट परसेंट, तो टैक्स रेट में ऊपर क्या आएगा? टैक्स ही आएगा भाई, जो परसेंटेज वैल्यू होता है सामने वही होता है। टैक्स रेट परसेंट में सामने टैक्स आएगा, टैक्स कितना है? 3। और टैक्स मिलता है किस पे? टोटल इनकम पे, और टोटल इनकम क्या होगा? 20। इसको जोड़ना पड़ेगा भाई, जो टैक्स लिए हो और जो आपको मिला है इसको जोड़ोगे तब तो कुल आय आएगी। तो कुल आय हमारी कितनी आ गई? 20। तो कुल आय हमारी है 20 इंटू 100, तो यहाँ पे हमारा रेट परसेंट आएगा 15%। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? तो बड़े ही आसानी से कर लिया हमने, ये तो हमने कंसेप्चुअली किया है, और आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है ज्यादा, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी अपने जा सकते थे। रेट परसेंट इज इक्वल टू नेट इनकम अपॉन नेट इनकम इनटू टैक्स,
और इंटू 100, तो आपका रेट परसेंट देखो, नेट इनकम कितना था 3, नेट इनकम 3 प्लस टैक्स कितना बोल रहा था 17 इंटू 100, तो आ गया ना भाई 15%। बोलो भाई, तो ये आपका फॉर्मूले से भी था, और ये आपका थोड़ा कंसेप्चुअली जो हमने बताया था वो था, हाँ? नेट इनकम 17 है, लेकिन रेशियो में क्या आ रहा है, रेशियो में तो टैक्स ये है और नेट इनकम ये है ना, ये तो वेरिएशंस है, अमाउंट का वेरिएशंस है, लेकिन जब रेशियो निकालें तो टैक्स की वैल्यू क्या आ रही है 3 यूनिट ना, हमारा तो परसेंट वैल्यू निकालना है ना, तो परसेंट वैल्यू निकालना है तो हम उसको फ्रैक्शंस एंड रेशियो पे तो लेके जाएंगे ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका टैक्स 3 यूनिट और नेट इनकम 17 यूनिट, और दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा 20 यूनिट, जो कि हमारा कुल आय है। ठीक है ना। एक सवाल में ऐसा ही एज इट इज आपको दे रहा हूं, आप सभी को करना है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कंसेप्चुअल भी कर सकते हैं, दोनों बात समझ में आ गई तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, पक्का ना। चलो अब ये अगला सवाल ये है भाई, लगाओ बाबू, आराम से सोच कर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग ट्राई करो। हाँ 5%, सब लोग लगाओ। %5, 5%, सबका आंसर आ रहा है 5%, आपका मैडम। चलो 5% हमारा क्या है करेक्ट आंसर। अब देखो कह रहा है यदि इनकम टैक्स की रेट, ध्यान रखना, यदि इनकम टैक्स की रेट 19% से बढ़े, तो इनकम टैक्स की रेट, तो टैक्स को टैक्स मान लो, तो उसकी रेट 19% से बढ़े, तो शुद्ध आय 1% से कम, तो नेट इनकम को नेट इनकम मान लो 1% से कम, ये वेरिएशंस क्या आएंगे बराबर, परसेंट से परसेंट खत्म, तो यहां से हम लेंगे तो टैक्स अपॉन नेट इनकम इज इक्वल टू 1/19। अब हमको रेट परसेंट बताना है, तो क्या होगा, टैक्स रेट परसेंट में सामने टैक्स ही आएगा, और ये टैक्स किस में मिलेगा, कुल इनकम कितना है 20, तो हमारा साफ साफ दिख रहा है ना 5%। फार्मूला लगाने की जरूरत है, डायरेक्टली ऐसे कर लेंगे, आपकी इच्छा, अगर आपको लगता है नहीं सर फार्मूला लगाएंगे तो लगा सकते हैं, कोई बुराई थोड़े। बोलो ये दोनों बात समझ में आई। तो अगर तुम्हारे प्री में गलती से भूले भटके भी सवाल आया कि भैया मेरे टैक्स का क्वेश्चन आपके प्री में आ गया, तो वो ऐसा ही आएगा, क्योंकि पहले ऐसा ही सवाल आया हुआ है। लेकिन अब आगे चलते हैं, टैक्स के जितने सवाल पूछे गए हैं पेपर में लगभग हमने हर वैरायटी से रखी है। दूसरा, अब ये सवाल इन जनरल है, कह रहा है एक व्यक्ति 20% इनकम टैक्स देता है, तो मान लो अगर व्यक्ति की आय 100 थी, तो वो 20% इनकम टैक्स दिया, तो कितना टैक्स दिया 20, भाई 100 रुपए आय थी, 20% इनकम टैक्स देता है तो कितना टैक्स देता है 20। यदि उसकी आय 25% से बढ़ जाए, उसकी आय 100 थी, कितने परसेंट से बढ़ जाए 25% से बढ़ जाए, तो उसकी आय हो जाएगी 125, और टैक्स रेट खुद का 140% हो जाए, मतलब आय बढ़ने पे जो अब टैक्स रेट है वो खुद का 140%, तो खुद कितना है 20%, इसका कितना हो जाए 140%, मतलब आपको दिख नहीं रहा है कितना परसेंट। चाहता तो साफ साफ बोलता कि आय इतना बढ़ गया तो अब टैक्स कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा है, तो बोल रहा है कि अगर आय बढ़ जाए तो अब टैक्स खुद का 140% के बराबर है, तो अब जो आय बढ़ने पे टैक्स दे रहा है वो खुद का 140% है, मतलब कितना परसेंट है 28। जरा चेक करते हैं कितना आता है, तो 125 28, तो 28 का 28 बड़े 100 हो जाएगा
25 पचे 125, 25 चौक का 100, 4 सत्ते 28, 7 पचे 35। तो हमारा टैक्स कितना आएगा आपकी बार? 35। क्या करा है? तो बताइए टैक्स राशि में कितने % बढ़त हुई? मतलब पूछ रहा है टैक्स राशि में कितनी वृद्धि। तो पहले टैक्स राशि थी 20, आज टैक्स राशि कितनी है? 35। कितनी वृद्धि हुई? 15। किससे? पहले वाले से 20 इंटू 100। 20 पंजे 100 और 15 पचे 20 पंजे 100 और 15 पचे 75। तो ये 75। 20 पंजे 100 और 15 पचे 75। तो कितना हो जाएगा? 75। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? सारी बात समझ में आ गई? हमारा आंसर हो गया भाई। बहुत सिंपल था, इस सवाल में तो दम नहीं था। हाँ लेकिन भाई जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे करना था कि टैक्स 20% है, 100 से 20% 20 ही होगा। आय 25% बढ़ गया, 125। आज टैक्स पहले का 140% है, मतलब 28 निकाल दिया इतना। कह रहा बताओ अब टैक्स कितना बढ़ा? तो टैक्स पहले 20 था, आज 35 हो गया, तो 15 बढ़ा। किससे? पहले से। आज हम 15 रुपया ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी आय भी तो 25% बढ़ गई है। समझ रहे ना? तो हम यहाँ पे 75% हमारा टैक्स राशि बढ़ गया है। 75% हमारा टैक्स राशि बढ़ गया है। ये हमारा अगला सवाल था। ठीक है ना? गुड, बहुत बढ़िया। ये देखो, अब ये सवाल देखो, टैक्स के सवाल तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन उन अच्छों में भी अगर हम कोई टिक मार रहे हैं ना, तो ये समझ जाना कि टैक्स के अंतर्गत ये वो सवाल है जो बार बार रिपीट हुआ है। ये टैक्स के अंदर वो सवाल है जो बार बार रिपीट हुए हैं। मतलब टैक्स के सवाल तो इंपॉर्टेंट हैं सारे, लेकिन उस टैक्स के सवाल में के अंदर भी वो सवाल है जो सबसे ज्यादा बार देखा गया परीक्षा में। तो आइए इसको हम आपको दो तरीके से बताते हैं। पहले हम इसका आपको इन जनरल बेसिक फंडा बताते हैं, जैसा इन्होंने बोला। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की आय 6,000 रुपए से बढ़ जाए, तो कोई व्यक्ति है, मानो उसकी आय अगर हमने x मान ली, तो उसकी आय कितने से बढ़ गई? x प्लस, क्यों? सही है कि नहीं भाई? एक की आय हमने 6 मानी और अगले की x प्लस 6,000, और टैक्स रेट 18% से 15% हो जाए। अच्छा, इस पे जो टैक्स रेट था पहले 18% था, और आज टैक्स रेट क्या हो गया? जाहिर सी बात है, जब इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट क्या होता है? कम होता है। और दोनों स्थिति में 25% आय टैक्स फ्री है। अच्छा, इन दोनों स्थिति में जो भी आय है उसका 25% टैक्स फ्री है, तो कुल 100% है, 25% टैक्स फ्री है। तो किस में मिलेगा? सिर्फ 75% पे। यहां भी क्या मिलेगा? सिर्फ टोटल आय का 75% पे ही टैक्स मिलेगा। हो तो ज्ञात करें कि व्यक्ति की प्रारंभिक आय क्या है। व्यक्ति की प्रारंभिक आय मतलब x। यदि दोनों स्थिति में प्राप्त टैक्स एक समान हो, तो ये जो टैक्स प्राप्त हुआ, ये जो टैक्स प्राप्त हुआ वो एक समान है, मतलब 1/1। प्राप्त टैक्स एक समान है, इसका मतलब 1/1। क्लियर है ना? प्राप्त टैक्स एक समान है, इसका मतलब 1/1। अब देखो भाई, ये 75% खत्म। अब यहां पे देखो काटेंगे तो 3 × 18, 3 × 5 = 15, मल्टीप्लाई 6x, और ये मल्टीप्लाई तो 5x प्लस 30,000। उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 30,000। तो हमसे प्रारंभिक आय पूछा है, तो प्रारंभिक आय कितनी जाएगी? कठिन सवाल तो नहीं था, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा कर दिया। दोनों में टैक्स बराबर है, बराबर है तो इनके बीच का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। दोनों बराबर हो गए। अरे भाई दोनों बराबर हो गए तो कट के क्या आएंगे? 1/1 ही तो आएंगे। और हमने इसको इक्वेट कर लिया, हमें हमारा आंसर मिल गया। ये टैक्स का एक बढ़िया सवाल है, देखो हमने इंपॉर्टेंट भी कर दिया। हाँ दोबारा देख लीजिए भैया, बिल्कुल देख लीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कोई दिमाग लगाने की तो बात ही नहीं थी। जैसा जैसा बोला वैसा वैसा किया। इसने कहा कि व्यक्ति की आय अगर 6,000 रुपए से बढ़ जाए तो टैक्स हमारा 18% से 15% हो जाएगा। तो व्यक्ति की आय हमने मानी x, 6,000 से बढ़ जाए x प्लस 6,000।
टैक्स रेट 18 से 15 हो जाएगा, ये 18% और यहाँ क्या हो जाएगा 15%। दोनों स्थिति में 25% आय टैक्स फ्री है, तो कुल आय अगर 100% है तो इसका 25% फ्री, तो इसका 75% में मिल रहा है। इस 100% का 25% फ्री 75% मिल रहा है। कह रहा है अब टैक्स एक समान है, तो ये पूरा कट जाएगा, तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1/1। बस सॉल्व कर लेना है। प्रारंभिक आय पूछ रहा है, मतलब एक्स का मान 75 75 कट गया, 5 नहीं 15, 5 से 30, 6x और ये आ गया, एक्स का मान कितना आ गया 30,000। जैसा वो बोला वैसा ही मैंने स्टेप लिया है, कोई भी काम अपने मन से एक लाइन का भी मैंने नहीं किया है। आवाज ही नहीं आ रही इसकी। अपॉन में क्यों किए बच्चे? देखो अपॉन में ना करो, बराबर कर लो, कोई दिक्कत थोड़े है। दोनों बराबर हो गए तो 1:1 हो गया, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आप अपॉन में ना करके एक इधर लिख लो, बराबर करके इधर लिख लो, और इसको अपॉन में ले आओगे तो फिर 1/1 ही तो बचेगा यहाँ पे। तो वही मैंने किया है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आपको सही लगे, ठीक है ना। इसका एक दूसरा तरीका बताते हैं। इसमें एक लाइन बोला गया है, इसमें एक लाइन बोला गया है, प्राप्त टैक्स एक समान हो। ये जो लाइन है ना, जब भी सवाल में ये बोल दे कि टैक्स एक समान है, तो भैया मेरे बहुत ही शानदार सा सवाल है, एक लॉजिक बताते हैं। जब आपको ये बोले कि टैक्स एक समान है, देखो भाई इनकम क्या था, पहला I1, दूसरा इनकम क्या था I2, ठीक है ना। यहां पे टैक्स रेट क्या था R1, और यहां पे टैक्स रेट क्या था, ये तो था, यहां पे टैक्स रेट R1%, यहां टैक्स R2। दोनों स्थिति में कुछ आय टैक्स फ्री है, अगर टैक्स फ्री हो जाएगा तो दोनों कट ही जाना है भाई। दोनों स्थिति में 25% आय टैक्स फ्री है, तो 75 तो कट ही जाना है, और टैक्स ना फ्री बोले तो इसका मतलब 100% में देना है, वो भी कट ही जाना है। तो टैक्स फ्री बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, और दोनों में टैक्स क्या हो गया बराबर। तो हमारा इनकम पहला टैक्स लगा R1, पहला दूसरा इनकम I2, टैक्स लगा R2, और ये दोनों टैक्स से क्या हो गए आपके बराबर। और अगर ये बराबर हो गए तो रिलेशन आया I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। तो यहां से आया I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। यानी अगर टैक्स बराबर हुआ, इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि फिर आपका जो इनकम का रेशियो है उसका उल्टा रेट है, और जो रेट का रेशियो है उसका उल्टा इनकम है। अगर इनकम टैक्स बराबर बोला तो रेट का उल्टा इनकम, इनकम का उल्टा रेट। तो अब बताओ इसमें टैक्स बराबर बोला है कि नहीं, बोला है ना। तो रेट के रेशियो का उल्टा ही होगा इनकम का रेशियो। तो रेट कितना है आपका R1 और R2, रेट कितना है, एक है 18, एक 18 और एक क्या है 15, तो 3 छक 18, 3 5। इसको उल्टा करेंगे तो किसका रेशियो आएगा, इनकम का। 5 से जस्ट उल्टा मारेंगे, इनकम का रेशियो आ जाएगा। इनकम पहले था 5, आज हो गया 6, बढ़ा कितना, गलत बात, बढ़ा 1 नहीं है, बढ़ा है 6000। कितना गुना जाएगा 6000। प्रारंभिक आय पूछा था, 6000 गुना कर दो तो आ जाएगा आपका 30,000। बात समझ आ रही है ना। लेकिन ये कंडीशंस किस केस में है, ये कंडीशन है उस केस में जब आपका टैक्स क्या हो एक समान। जब आपका टैक्स एक समान होगा तो इनकम का उल्टा रेट आएगा, और रेट का उल्टा क्या आएगा इनकम। समझे, क्या समझे, इनकम का उल्टा रेट और रेट का उल्टा। हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़े, किसको नोट करना चाहोगे तो कर लो इसको नोट। अच्छा,
हो गया भाई, नोट कर लिए? ये करो, बात नहीं बच्चे, बात नहीं प्लीज। बात नहीं बच्चे प्लीज, नोट कर लो फिर बताओ, फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये कंडीशन किस में अप्लाई हो रहा है? जब इनकम टैक्स एक समान हो, तो रेट का उल्टा इनकम, इनकम का उल्टा रेट। हो गया? नेक्स्ट चल सकते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो ये सेम सवाल है, लेकिन बच्चे देखो टैक्स हमेशा बराबर तो नहीं बोलेगा ना, टैक्स हमेशा बराबर नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे टैक्स बराबर नहीं है, बताओ तुम कर सकते हो इस सवाल को? सभी लोग आंसर निकालेंगे, सभी लोग ट्राई करो जल्दी से क्वेश्चंस, एक बार कोशिश करो लगाने की, हैं? सी ऑप्शन देखते हैं। सब लोग कोशिश करो, आंसर सबका आना चाहिए, हाँ? आप लोगों को समझ में आ रहा है सारी बात? नहीं है ना? बेसिक थोड़ा सा वीक है ना? है? हाँ पहली बार है ना, इसलिए हो सकता है। हाँ नहीं नहीं, एक काम करो ना, वही जो मैंने बोला है ना कि कुछ नया मत करो, अभी जो पढ़ा रहे हैं वैसी को बार बार लगाते रहो। हाँ उसी के बार बार लगाने से क्या होगा ना, एक रिदम बनेगा पहले दिमाग में। देखो प्रिपरेशन का भी, सीखने का भी एक तरीका होता है ना, उसको फॉलो करोगे तो आ जाओगे लाइन में। जैसे आप लर्नर हो, कल्पना करो मैं भी तो लर्नर रहा होगा कभी, मैं भी तो कभी ज़िंदगी में पहली बार पढ़ा रहा हूँगा, तो मेरे साथ भी ये समस्याएं रही होंगी। लेकिन लड़ना झगड़ना तोड़ना फोड़ना करते करते यहाँ तक आना, तो हाँ कुछ मत करो अभी, उसी को बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। अब उसे आज पढ़ लिया ना, घर जाके तुरंत उसको घंटे 2 घंटे रिवाइज मारो, दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसे करते 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 दिमाग में एक बार सेट सा हो जाएगा कि बार बार गुरुजी यही कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अच्छा करने लगोगे। मान लो डर गए, घबरा गए, तब तो पीछे हट जाओगे बाबू। हाँ क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे आदमी कमजोर बनता है। हाँ और दूसरी चीज ये है, अब हम ऐसा, बाकी जितना भी जरूरत पड़ेगी पूरा हेल्प करें। एक बार हम आपको अपना नंबर भी दे देंगे, आप लोग कोई इश्यू आएगा तो आप बताना, मैं ये नहीं देता ना, क्योंकि करने लगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, देता मैं जल्दी। चलिए कितने लोग का आंसर 2000 आया? 2000 आया, वाह बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है यदि किसी व्यक्ति की आय 4000 रुपए से बढ़ जाए, तो मान लिया बच्चे x है, 4000 से बढ़ा तो x प्लस ये हो गया, और टैक्स रेट 20% से 10% हो जाए, मतलब टैक्स रेट पहले क्या था 20%, अब कितना हो जाए 10%।
दोनों स्थिति में 25% आय टैक्स फ्री है, तो दोनों स्थिति में 25% आय टैक्स फ्री है, इसका मतलब 75% पे टैक्स लग रहा है। तो ज्ञात करें व्यक्ति की प्रारंभिक आय क्या है यदि दोनों स्थिति में प्राप्त टैक्स का अनुपात 2:3, मतलब इनके टैक्स का जो अनुपात आ रहा है वो क्या है, और पिछली बार क्या था बराबर, अब की बार क्या है 2:3। अब इसको सॉल्व करो, 75 से 75 खत्म, 10 और 20 तो ये 2 से 2, ये खत्म हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा x प्लस 4000। भाई इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इधर तो 1 ही है ना, तो यहां से लाएंगे तो ये 2x बराबर, तो x बराबर, तो उम्मीद करते हैं कि ये 2000 आंसर लगभग हर बच्चे का आ गया होगा। तो टैक्स बराबर है तब क्या करना है, और टैक्स बराबर नहीं है तब क्या करना है। दोनों बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ, क्लियर है ना। तो मेरे लाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसके आगे, ठीक है ना। तब अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस करना, फिर कल मुलाकात होगी। बाय।